हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नजारा इस जोन में। आइए आज बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस हुआ यहाँ पे। अगर हम बात करें हिंदी में, दैनिक जागरण को हम लोग देखेंगे, है ना। आइए जरा आज की खबर देखते हैं। आज है डेट 21 मई 2026। आइए जरा देखते हैं आज का क्या है, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस के हो, तो आपको न्यूज़पेपर को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, उसमें रिफॉर्म होगा, उसमें सुधार होगा, है ना। ये जरा देखते हैं। विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदले भारत इटली संबंध। इटली और भारत के बीच में जो रिलेशन है, व्यापार बढ़ने पर सहमति की बात करता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। भारत और इटली ने आपसी संबंधों को और मजबूत करते हुए इस विशेष रणनीतिक साझेदारी को दर्जा दिया। अभी तक इसे रणनीतिक साझेदारी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा ही हासिल था। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली का प्रधानमंत्री, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी को बैठक में यह फैसला किया गया। दोनों नेताओं ने भारत और इटली साझेदारी के संपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की है और आपसी संबंधों को दिशा देने के लिए वर्ष 2025 और 29 की कार्ययोजना की समीक्षा को बुधवार को बैठक में इस कार्ययोजना को बेहतर निकालने के लिए दोनों देशों और विदेश मंत्री, जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें बातचीत हुई है। इस तरह का बात यहाँ पे दिया गया है और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। देखिए, साथ ही 2027 में इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मनाने का ऐलान भी किया गया है। हाँ, ये ट्रॉफी दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा अभी वायरल चल रहा है। हाँ, तो कुछ खास है नहीं। अभी ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। ये आपका इसको पढ़ना चाहिए नहीं, ताकि फिर भाषा में सही होगा, है ना। क्या लिखा है? विकृत चर्चा सनातन विरोध। इसके बारे में ज़रा देखते हैं क्या है। वैश्विक विचार श्रृंखला को भारत का एक अनुपम भेंट है। ये कहा गया है, देखिए, अनुपम भेंट है, यानी बेहतरीन एक भेंट है। सनातन धर्म, जो मूल रूप से समावेशी यानी इंक्लूसिव, सहिष्णु, शांतिप्रिय और सर्वकल्याणकारी है, दुर्भाग्य से विदेशी विचारधाराओं ने सनातन धर्म के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रखी है। इन विदेशी षड्यंत्रों के प्रभाव और राजनीतिक स्वार्थी की वशीभूत भारत में भी कुछ राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बुद्धिजीवी है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध मोर्चा खोला हुआ है। इस तरह की यहाँ कुछ बातें कर रहा है ना। ठीक है, डिटेल वाला पेज है, इसको आप करें। यहाँ से आपको क्या होगी कि भाषा के बारे में दिया गया है ना, किस तरह से यहाँ पे देखिए गजनी के बारे में दिया है, मजबूरी में किस तरह से अगर हम पढ़ते हैं मेडावल हिस्ट्री में, भारत में एक्सटेंशन जो हुआ है, आया है वो विदेशी लोग, है ना। अलग अलग जो शासक हुए, चाहे वो मुगलिया सल्तनत हो, चाहे दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल हो, उसके बारे में बात कर रहा है ना। तो एक तरह देखते हैं इसमें आज का ये क्या दिया गया, आसान होती है अच्छी शिक्षा तक पहुंच के बारे में दिया गया। एक समय था जब भारतीय युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की डगर बहुत कठिन हुआ करती थी। फीस, रहने का खर्च और वीजा लगता तो जायदा थी। साथ ही उन्हें भाषा की दिक्कतों और परिवार से दूर रहना जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। विदेश जाकर पढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि अब भी आसान नहीं है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक युवाओं के लिए नए अवसर और अपॉर्चुनिटी आ गए हैं। दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं भारत की ओर कर रही है और अपने कैंपस यहाँ खोल रही है। भारत में उन्हें यहाँ लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। किसी संस्थान को यहाँ आने के लिए दुनिया में सिर्फ 500 संस्थानों में होनी चाहिए, या उस संस्थान को किसी खास विषय में असाधारण विशेषज्ञता होनी चाहिए। कई संस्थाओं ने भारत में अपने कैंपस खोल दिए हैं, खोलने की घोषणा कर दी है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के बारे में बोलता है, 500 साल की शैक्षणिक विरासत है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को दुनिया भर में 2.85 लाख अधिक छात्र हैं इसमें। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोड का मानना है कि अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा और वैश्विक कैरियर हर छात्र की पहुंच में होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। विदेशी उच्च संस्थान जो इंटरनेशनल लेवल पर हम हाई एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, चीज़ों के बारे में फिर कहता है कि टेक्नोलॉजी
जैसे डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और फाइनेंस। एक समय था जब इन संस्थाओं में पढ़ने के लिए विदेशी जाना पड़ता था। अलग एक सब्जेक्ट में स्ट्रीम है, इसको पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। इस तरह का दिया गया है यहाँ पर, आप देखिए जरा। और यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया है, कॉर्पोरेट जगत के बारे में दिया गया है। अभी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को साधना होगा संतुलन, यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसमें कि श्री राम चलैया का आलेख अमेरिकी चीन संबंधों के नए समीकरण केवल दो महाशक्तियों के संबंधों का विश्लेषण नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की धड़कनों को समझने की गंभीर प्रयास भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, उस मोड़ पर खड़ी है जहां वैचारिक नारों से अधिक महत्व आर्थिक हितों, तकनीकी प्रभुत्व है, जो टेक्नोलॉजी का सॉवरेनिटी है, सामरिक संतुलन है, डिफेंस का बैलेंस हो गया है। अमेरिकी और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री नियंत्रण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और भू राजनीतिक प्रभाव के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। विडंबना यह है कि दोनों एक दूसरे की रणनीतिक खतरा बताते हैं, फिर भी दोनों अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ी है कि पूर्ण टिकाऊ स्वयं उनके लिए अहितकारी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि बयानबाजी में आक्रामकता और व्यवहार में व्यवहारिकता दिखाई देती है। भारत के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक है। एक और चीन की विस्तारवादी नीति, सीमा विवाद, हिंद महासागर में उसकी बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी अपने सामरिक हितों के अनुरूप भी मिश्रता निभाता है। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियों नैतिकता नहीं, बल्कि अपने व्यापक हितों के अनुसार ही संबंध तय करती है। देखिए कितनी खतरनाक बात कही है, तो इसलिए न्यूज़पेपर आपको रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भारत को किसी भी शक्ति गुट का उपकरण बनने के बजाय स्वयं एक स्वतंत्र, निर्णायक और संतुलित वैश्विक शक्ति का रूप में स्थापित करना होगा। आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता भावनात्मक विदेश नीति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता है। क्वाड की बात करें, ब्रिक्स, G20 या इंडो पैसिफिक प्रत्येक मंच पर भारत की अपने हितों को स्पष्ट रखे खींचना होगा। यदि भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती और सामरिक क्षमता को समानांतर रूप से विकसित करता है, तब भी वह अमेरिकी चीन संघर्ष के बीच अवसरों को अपने पक्ष में परिवर्तित कर सकेगा। वर्तमान विश्व व्यवस्था में वही राष्ट्र सम्मान पाता है जो दबाव में झुकता नहीं, बल्कि संतुलन के साथ अपनी दिशा स्वयं तय करता है। भारत को अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक निर्माता बनने की आवश्यकता है। तो की बात करता है जिस तरह से वेस्ट एशिया में जो संकट क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में दिया गया है। मानवीय समाधान जरूरी है। कुत्ता मानव का सबसे पुरानी और वफादार साथी माना जाता है। लोग सुरक्षा और शौक के लिए कुत्ता पालते हैं। पुलिस और सेना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती शहरीकरण, प्रदूषण व बदलती जीवन शैली के कारण कुत्तों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है। आए दिनों कुत्ता के काटने की घटनाएं सामने आ रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि इस समस्या का समाधान कुत्तों को मारना नहीं हो सकता है, दूसरे विकल्पों पर विचार होना चाहिए। सतर्क रहना होगा। इससे आप करने से क्या होगा, आपके अंदर में जो आलोचनात्मक समीक्षा है ना, जो क्रिटिसाइज है और करने में, आपके पेपर को एनालिसिस करने में बेहतर होगा, क्षमता डेवलप होगी। राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। सभी देश समय समय पर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं। अमेरिका जहां मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान के तहत आर्थिक हितों को मजबूत करने में लगा है, वहीं भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की नज़र भारत के विशाल बाजार पर है और वह अपनी कृषि और डेयरी उत्पादकों के लिए, एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के लिए भारतीय बाजार खोलना चाहता है। अमेरिका में बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग होती है और वहाँ सरकार की ओर से भारी सब्सिडी भी दी जाती है। यदि भारत में अमेरिकी डेयरी उत्पादकों को खुली अनुमति मिल गई, तो यहाँ का दूध व्यवसाय गंभीर संकट में पड़ सकता है। सस्ते विदेशी उत्पादकों के कारण स्थानीय दूध की बिक्री प्रभावित होगी और पशुपालकों के सामने आर्थिक संकट का खड़ा हो जाएगा। जो हमारे लाइव स्टॉक जो है ना, भारत में जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। स्थिति वो भी हो सकती है कि स्थानीय प्रतिस्पर्धा, जो लोकल लेवल पर जो कंपटीशन होगा, वो कहीं न कहीं कोलैप्स होने लगेगा और विदेशी कंपनी, जो फॉरेन कंपनियाँ आएगी, मनमाने दाम वसूलने लगेंगे। यही खतरा कृषि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट के एरियाज में है, वहाँ दिखाई देता है। संभवतः इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए भारत सरकार अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादकों को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि इससे नाराज होकर अमेरिकी आर्थिक दबाव या प्रतिबंधों का सहारा ले सकते हैं। है ना?
ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट है। अलकनंदा भागीरथी तक नहीं लाएंगे नई परियोजना। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील, सेंसिटिव और एग्रीकल्चर सांस्कृतिक और क्या कहता है, संवेदनशील, सेंसिटिव और सांस्कृतिक कल्चरल महत्व की अलकनंदा भागीरथी नदियों पर कोई नई पनबिजली परियोजना नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चल रही 7 पनबिजली परियोजनाओं में ज्यादातर पूरी हो चुकी है और कुछ पूरी होने वाली है। के अलावा केंद्र सरकार अलकनंदा भागीरथी नदियों पर किसी नई पनबिजली परियोजनाओं को अनुमति नहीं देगी। ये हल्फनामा 2013 में केदारनाथ में बादल फटने की त्रस्ती के बाद उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में शुरू सुनवाई के मामले में दाखिला किया गया था, है ना। और 20 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं के बारे में गठित कमेटी सिफारिशों पर 3 महीने में अंतिम फैसला लेकर इसको कहा है। यहाँ पे देखते हैं, तो अगर रुपीज़ जो हमारे इंडियन रुपीज़ और डॉलर के मुकाबले क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। डॉलर रुपये का जो वैल्यू है वो कहीं डेप्रिशिएट होने लगता है। तो इस तरह सवाल यूपीएससी में भी पूछे गए हैं कि अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है, डॉलर इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या हमारे अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल आता है। आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, इस तरह का स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में दिए गए हैं। और आगे सवाल पार करने वाली है। लगातार 9वें सत्र में गिरावट दर्ज करते हुए डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 16 पैसे टूटकर 96.86 के निचले स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया संकट क्राइसिस के बीच वैश्विक कच्चे तेल, जो रॉ मटेरियल्स हैं, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई, इन्फ्लेशन की चिंताओं को और बढ़ा दिया। विदेशी मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें, फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करें, तो बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कितना हो गया, 96.89 पर खुला, फिर वो कमजोर होकर 96.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया, उच्चतम स्तर को छुआ और अंत 96.86 पर बंद हुआ। पिछले बंद भाव के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट। मिराय एसेट शेर खान में शोध विश्लेषक कमोडिटीज अनुज चौधरी ने कहा कि मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड रिटर्न में उछाल के कारण भारतीय रुपया का नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। 20 वर्षीय बॉन्ड रिटर्न के दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 10 वर्षीय बॉन्ड रिटर्न 16 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह की बातें की गई। अंतिम घंटे में खरीदारी से सेंसेक्स हो गया है, चढ़ा है ना। देखिए यहाँ पे कहा है कि शामिल की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, जो अर्थ जागरण वाला जो चैप्टर होता है पेपर में, उसको हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ से आपका इकोनॉमी मजबूत होगा। जीएस का पेपर क्लियर रीड करना होगा, अच्छी वीडियो स्त्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय भी, तो ये साबुन शैम्पू से लेकर टूथपेस्ट तक भी होंगे महंगे, क्योंकि ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं ना। क्या है ज़रा देखते हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया के 40 से अधिक देश वाहनों के ईंधन के लिए बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो खाद्य तेल है ना, जो फूड ऑयल की कीमतें हैं पैसे से वो बढ़ती जा रही है। पाम ऑयल से लेकर सोयाबीन तेल के वैश्विक दाम लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे, है ना, अलग अलग आइटम उत्पादन में किया जाता है। इसके महंगा होने पर इनकी कीमत भी कंपनियां बढ़ा चुकी है और बढ़ाने वाली है। तो इस तरह की यहाँ पे बातें किया गया। तो पाम ऑयल से की चीज़ों का यूज होता है। पाम ऑयल से पूछा गया कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है वैश्विक लेवल पर। अगर हम बात करें तो यहाँ से पाम ऑयल के बारे में, क्योंकि इसका सब्सिट्यूट है क्रूड ऑयल का, अगर हम बात करें इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं तो वही बात है। और ये खेल वाला पेज है, वाला पेज में अगर बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की बात की गई है कि 15 वर्षीय बालक जो बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले संस्कृत सीतामढ़ी के, इस तरह से छक्के चौके मारते हैं। जरा देखिए, बच्चे लोग IPL देखते हैं।
कोलकाता यहाँ पे बची हुई है क्वालिफाई की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है टॉप टेबल पर है। उसके बाद शायद गुजरात टाइटंस है, उसके बाद हैदराबाद है और चौथी टीम जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है इसके बीच में जंग होगी, चाहे कोई ऐसी टीम होगी जो पहुंचेगी वहाँ पे, पंजाब के साथ उसका मुकाबला होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रखते हैं क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स वाले पेज पे, वो भी वहाँ पे आके रीड कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं। तो जब आके ट्रॉफी खत्म होगी तब न्यूज़ बनाएंगे, अगर सवाल पूछे जाएंगे कौन सी टीम जीतेगी। छुट्टी में पीएम मोदी की FAO की एग्रीकोला मेडल, भारत के अन्नदाताओं का किया सम्मान। आप लोग FAO के बारे में फूड एग्रीकल्चर क्या उसको बोलते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो बताना है इसका जो है कहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को इटली की राजधानी रोम में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में FAO को एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया। कौन सा मेडल? उन्हें सम्मान कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में भारत के योगदान के लिए प्रदान किया गया। FAO के महानिदेशक क्यू डोंगयू ने उन्हें ये मेडल प्रदान किया। महानिदेशक क्यू डोंगयू, मोदी ने कहा कि एग्रीकोला मेडल पाकर उन्हें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सम्मान के सुधारों, खाद्य सुरक्षा और हर चुनित किसानों की हितों की प्राथमिकता को देने की कभी प्रतिबद्धता की एक विशेष स्वीकृति है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ ना पॉलिटिकल टिप्पणी किए गए हैं, जरा कुछ देखिए। पीएम मोदी व शाह को गद्दार कहने वाले राहुल गांधी पर भाजपा। नितिन नवीन ने कहा राहुल गांधी राजनीति का वातावरण दूषित कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन राहुल गांधी, अगर लोकसभा की बात करें हम, संसदीय क्षेत्र रायबरेली की यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री मिनिस्टर हैं अमित शाह को गद्दार कह दिया। भाजपा ने स्पष्ट करारा पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को राहुल की संज्ञा देते हुए कटाक्ष किया। वह राजनीति के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। बयान राहुल गांधी की अराजकतावादी और हताश मानसिकता को दर्शाता है। जागरण संवाददाता के अनुसार राहुल ने रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में कहा कि जब आप बाहर जाओगे तो आरएसएस के लोग आपके सामने आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें तो उनसे साफ कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आप गृह मंत्री गद्दार है और आपका संगठन गद्दार है। राहुल ने ये बात अमेठी में भी दोहराई, कहा कि इन लोगों ने देश के महापुरुषों और जनता से गद्दारी की है। मैं इसके लिए उन्हें गद्दार ही कहूँगा, इसके लिए माफ़ी नहीं मानूंगा। राहुल ने कहा कि हमारी आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। जब हमारी आंखों के सामने महापुरुषों की विचारधारा का अपमान किया जाता है तो ये मौन धारण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर अंगुली उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में गैस नहीं है, रोजगार, युवा डिप्रेशन में है। प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम मेलोनी के साथ मेलोडी खा रहे हैं। 12 वर्ष में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी चाहते हैं कि सरकार द्वारा लूट की तकलीफ झेलने के बावजूद जनता उनके लिए भाषणों में मेलोडी को आनंद ले। उन्होंने एक पोस्टर भी साझा किया जिसका शीर्षक था भाजपा के लिए भी मेलोडी लेकिन नागरिकों के लिए तकलीफ। कांग्रेस ने इस पर लिखा कि मोदी जी देश संकट में है, कैदी बांटना बंद कीजिए। इस तरह की विवादित राजनीतिक टिप्पणी होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये IR का बात है, इंटरनेशनल रिलेशन चैप्टर से सवाल बने हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IR को पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो भाषा शैली में जो सुधार होगा है ना, तो तार्किक जो क्षमता डेवलप होगी वो कहीं न कहीं कहाँ से होगी, जो आज दैनिक जीवन में हमारे आसपास में क्या हो रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में कहाँ अगर वेस्ट में एशिया में अगर कोई घटना हो रहा है तो ज्योग्राफी के लोकेशन को वहाँ पे जाके देखेंगे मैप के थ्रू प्लस मैप के थ्रू किस तरह की जियो पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी उसकी क्लाइमेटोलॉजी कैसी है, किस तरह की ज्योग्राफी है और इकोनॉमी की दृष्टि से देखेंगे जीडीपी में कितना योगदान है, किस तरह की अगर हम उसको साइंस एंड टेक में देखा जिस तरह से चल रहा है, कौन सा जनरेशन का क्या चीज़ बनाया हुआ है, किस तरह के विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है ना,
कॉन्टिनेंटल अगर मिसाइल का यूज किया जा रहा है, एंड आयरन डोम इसराइल का है। इस तरह से हमें डिफेंस में देखें तो हर दृष्टिकोण से आप अगर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो कहाँ से होगा? आपको रीड करने से होगा। रोजाना आपको ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 30 या 40 मिनट पेपर में जरूर। जरा देखते हैं। ट्रंप की बोलती बंद, ईरान में जंग, अमेरिका ने दबाए 42वीं मांग, ऐसा कहा गया है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के चलते अमेरिका का रक्षा खर्च 29 अरब डॉलर तक पहुंचा है। बताइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जरा क्या दिया गया। ईरान को युद्ध को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद कर सकती है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचने की बात उजागर हुई है। 40 दिन चलने ऑपरेशन फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने एक 15 F-35A प्रॉपर ड्रोन समेत 42 विमान करवाए। ये क्षतिग्रस्त हुए। इस दौरान ट्रंप ने कभी युद्ध में अमेरिका के व्यापक नुकसान का जिक्र नहीं किया और ये कहते रहे कि अमेरिका ने युद्ध में अपने लक्ष्य को हासिल किया है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि गोपनीयता जारी सैन्य संघर्ष हमलों की जिम्मेदारी तय करने जैसे कारणों के चलते क्षतिग्रस्त या तबाह हुए विमानों की संख्या में बदलाव हो सकता है। गत 12 मई को संसद की एक समिति पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक जूलियस डब्ल्यू हास्ट तृतीय ने बताया था कि ईरान में सैन्य अभियानों के लिए विभाग का अनुमानित व्यय बढ़कर 29 अरब डॉलर हो गया है। रॉयटर अनुसार ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी ने बुधवार को बताया है कि उसके देश के साथ समन्वय करके पिछले 24 घंटों के दौरान तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और अन्य कॉमर्शियल समय 26 जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकले हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप के अधिकार के कदम। ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार कम करने वाले प्रस्ताव पारित किया गया। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन से पारित आश्चर्य प्रस्ताव का समर्थन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी किया है। लगातार 7 बार निकामी के बाद 8वें प्रयास में इस प्रस्ताव पर सीनेट की मुहर लगी है। सीबीएसई न्यूज के अनुसार सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 47 सीनेटरों ने मतदान किया। हेनरी की यह बात 4 रिपब्लिकन सीनेटरों ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ दिया है। उसके बाद यहाँ जरा देखिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो चीन और रूस एकजुट होकर अमेरिका की जो पॉलिसी है उनकी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बीजिंग दौरे में जो बायलैटरल संबंध में विकास के लिहाज से ऐतिहासिक बताने उसे लेकर अन्य दावे चंद रोज में ही खारिज हो गए। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस यूनिट ड्रोन और अमेरिकी की गैर जिम्मेदाराना परमाणु नीति की निंदा की। साथ ही पश्चिमी सतह वेस्ट एशिया में लड़ा और तनाव अविलंब खत्म किए जाने के लिए कहा है। तो इस तरह की बातें आईआर में चलती रहती है जो हम इंटरनेशनल को करते हैं। जरा यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के डेट में। अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम पर भेजी मेटा ने की 8,000 कर्मचारियों की छुट्टी। अब बात इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में आज के डेट में। अगर हम बात करें तो जो मेटा जो फेसबुक की कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, वो क्या क्या 8,000 कर्मचारियों को छुट्टी कर दिया गया है। इस तरह से अगर GS3 में हम पढ़ते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है किस तरह से रोजगार नहीं दे पा रही है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, है ना। तो इस दृष्टिकोण से रोजगार को किस तरह से create किया जाए, तो ये सवाल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या तकनीकी दुनिया की दिग्गज कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने एक बेहद भावुक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार को अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 10% यानी लगभग 8,000 कर्मचारियों की छटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फैसला कंपनी के उस व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है जिसके तहत मेटा अब खुद को पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सांचे में ढलने जा रही है। बताइए ये एआई रोबोटिक्स जो एआई जो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो वुमेन का जो जो मानव है उसकी जो रोजगार है जॉब है किस तरह से खाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है ना। H-1 वीजा धारक भारतीयों को बड़ी मुश्किल है। अमेरिका में आज 8 में हजारों भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ महीनों में बहुत मुश्किल भरे हैं। मेटा, अमेजन और ओरेकल जैसी कंपनियां पर छंटनी चलते H-1 वीजा पर कई भारतीय अमेरिकी आयोजनों को इस तरह की है ना फैसला लेगी मीटा है एआई के इस दौर में। तो टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो
ये आज का दैनिक जागरण का पेपर हम मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूट में, है ना। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। किस तरह से आपको पढ़ना है एक बार फिर हमको दिखाते हैं, हमने कहाँ से एनालिसिस किया था आपको बताते हैं। देखिए ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज जब हम पढ़ते हैं बात की तो फ्रंट वाले पेज में यानी जो इम्पोर्टेंट खबर है आज की देश में, हमारे देश में किस तरह की बातें हो रही है तो ये दिया गया है। तो मोदी जी इटली गए हुए तो उसके बारे में दिया गया, उसको रीड करना जरूरी है। उसके बाद एडिटोरियल वाला जो बीच का पेज होता है ना, इसको करना, इससे आपको क्या होगा भाषा सोच में जो अच्छे अच्छे एडिटोरियल लिखे जाते हैं तो आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर जैसे लिटरेरी सोच ये जो लिखा गया है, जो हम एथिक्स का पेपर यूपीएससी में करते हैं, ये वहाँ पे काम आएगा। इस तरह से हमारी सभ्यताएं जो संस्कृति है वैश्विक विचारधारा के साथ हम एक समन्वय नहीं बनने की वजह से हमारी विचारधारा को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे बात किया गया है। तो एक एडिटोरियल को आप पढ़ने की कोशिश करें। ये भी यहाँ पे एजुकेशन कर दिया गया है कि इस तरह से जो वैश्विक लेवल के जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, उसके जो कैंपस हैं भारत में बहुत सारे खुल रहे हैं। तो शिक्षा को किस तरह से प्रभावित कर सकता है क्षेत्रीय लेवल पर, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर को किस तरह से प्रभावित करेगा, यानी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह से रोजगार क्रिएट करेगा। इस तरह की जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक क्रिटिसाइज आलोचनात्मक जो समीक्षा होते हैं, तो उस तरह की जो माइंड में थिंकिंग आपके अंदर पैदा होती है, जो इंटरडिसिप्लिनरी जिसको अप्रोच बोलते हैं, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, तो यहीं से आपके अंदर डेवलप होगी, है ना। उसके बाद ये देखिए, और यहाँ पे अगर अभी भारत और चाइना कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना गए थे और वहाँ पे किस तरह का बात हुआ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आईआर में किस तरह की घटनाएं हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का जिक्र हुआ, तो कहीं कहीं बार बार छोटे शब्द बना के पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखिए एक अलकनंदा भागीरथी जो प्रोजेक्ट आया था यूपीएस में, उस प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, तो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से अगर हम इन्वायरमेंट की दृष्टि से हम देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस स्थिति के लिए, है ना। और आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, आपको पेपर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके अंदर की जो ये भाषा है ना, जो रिफॉर्म है, तो शब्दों का चयन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अच्छे शब्दों का चयन कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमी का ये पेपर है जीएसटी के लिए यहाँ पे हमने बात की थी। और यहाँ से बार बार अगर पी वाई क्यू जो लोग लगाए हैं यूपीएससी के पी वाई क्यू की अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सवाल बार बार पूछे गए इकोनॉमी जैसे कि रुपये का अवमूल्यन होता है, डिप्रिशिएट होता है तो क्या निर्यात बढ़ेगा आयात घटेगा, इकोनॉमी में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, है ना। और ये देखिए डेली लाइफ में पाम ऑयल के बारे में पूछा, अभी क्रूड ऑयल उसकी जगह पाम ऑयल सब्स्टिट्यूट में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या इम्पैक्ट करेगा, है ना। और पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कहाँ है, तो इस तरह चाहे अगर वो इंडोनेशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया से वहीं से आ रहा है, तो वैश्विक लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो पाम ऑयल हम सोचते हैं खाने पीने में, लेकिन देखिए इसका यूज है ना कहीं और भी हो रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्री में, है ना, लोगों के दैनिक जीवन पर, इन्फ्लेशन में क्या प्रभाव पड़ रहा है देश की जीडीपी में, है ना। और अगर जो स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी जरूरी है ना। इससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। और जरा देखते हैं, और ये आईआर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी है कि देश के अंदर में क्या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसलिए देखिए लोग बोलता है कि नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप पढ़िए, आपके अंदर आलोचना में जो क्रिटिसाइज करने की जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखते कि कौन क्रिटिसाइज करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आपको नहीं बातें करनी। आप अगर सिविल सर्विसेज बनना, सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप बनने जा रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपके अंदर का जो जीएस3 का ये जीएस4 का जो पेपर होता है जिसको भी जीएस5 बोलते हैं, तो एथिक्स में अगर जो निबंध का पेपर होता है, इसी का जो पेपर होता है निबंध, यहाँ पे क्या इस तरह की भाषा एक राजनीति में होना चाहिए, है ना, नैतिक दृष्टिकोण से इस तरह की बातें होनी चाहिए, तो आपको उस तरह से दृष्टिकोण अपनाना होगा, ना कि किसी के फेवर में लिखना होगा। ये भाषा आपके अंदर कहाँ से आएगी, जो आप रीड कीजिएगा पेपर, है ना। ये देखिए आईआर का टॉपिक था, हम आईआर की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, है ना। मुझे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा किया गया कि डिफेंस सेक्टर में कुछ नामी अरब डॉलर का अमेरिकाना खर्च कर दिया गया है। और सीनेट की बात भी कर दी गई, काफ़ी मालूम पार्टी है
जिसमें पार्टी की बात की गई थी, पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस तरह से आपके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा, आपके अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पैदा होगा पेपर को रीड करने से। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो आप यहाँ से आपको डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिलेगा इस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय कीजिए, जुड़े रहिए अंजारा मिलते हैं नेक्स्ट